बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 105 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ, मैंने ब्याह वाले घर जाना है। वहाँ आज वर्तावे की रस्म है। मेरी सस भी मेरे साथ जा रही है, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुसा दोनों बिल्कुल फिक्र ना करना, यहाँ कोई नहीं आ सकता। रुस्तम ने लालटेन की लो मदम करते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा है कि हम दोनों को यहाँ अपने घर में रखकर तुम कितना खतरनाक काम कर रही हो। उसने अजीब सी नज़रों से रुस्तम को देखा और होले से सर हिलाकर बाहर चली गई। चंद सेकंड बाद वो दोनों दरवाजे के बाहर ताला लगने की आवाज़ सुन रहे थे। बोरियों का दरमियानी खला बहुत मुख्तसर था। गोरा और रुस्तम बमुश्किल पहलू बपहलू लेट सकते थे। बेरा जाते जाते लालटेन और बरम पट्टी का सामान कमरे में ही छोड़ गई थी। रुस्तम ने गोरा के हाथ का जख्म देखा। 8 mm की गोली हथेली फाड़ कर निकल गई थी, ताम उंगलियां हरकत कर रही थी। इसका मतलब था कि हड्डियां गालबन सलामत ही रही हैं। बरम पट्टी के सामान में खद्दर की एक लंबी पट्टी भी मौजूद थी, थोड़ी सी लोई थी और इसके अलावा संथा नामी बूटी से बनाया गया मरहम था। मुकामी तौर पर बनाए गए इस मरहम को सून के बाशिंदे अक्सर जानते थे। रुस्तम ने अपने हाथ से गोरा की पट्टी की। गोरा को दर से अफाका महसूस होने लगा था और नींद आने लगी थी। ताम इस खला में इतनी जगह ना थी कि वो दोनों इत्मीनान से सो सकते या लेट सकते। खास तौर से गोरा के लिए खतरा था कि उसका जख्मी हाथ दुख जाएगा। वो दोनों बातें करने लगे। गोरा ने कहा, लाले दी जान, पता नहीं तेरे दस्ती बम ने कितने बंदे पार किए हैं। 2-3 से तो ज्यादा किए होंगे। रुस्तम ने कहा, इस तरह के हथियार खुली जगह पर ज्यादा तबाही नहीं करते। फिर भी एक दफा तो थड़तली मच जासी। मुझे लगता है कि अब तक बहुत सी पुलिस इलाके में जमा हो चुकी होगी। क्या पता कि पूरे इलाके को घेर लिया गया हो। हाँ, अब घेरा तो जरूर डालना है उन लोगों ने। रुस्तम ने तायद की। लाले दी जान, पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे पास ऐसे 4-5 दस्ती बम हो। ये बम मैं अपने पिंडे पर बांधूं और सीधा सीधा जाकर उस खबीस रियाज हिटलर को जप्फी डालूं। मेरे साथ साथ उसका भी 1000-2000 टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। रुस्तम ने गहरी सांस लेकर कहा, बीबी के बारे में सोच रहे होंगे? नहीं, उन बकरियों वालों के बारे में सोच रहा हूँ, जिन्हें बांधकर खूह में छोड़ आए थे। आज सर्दी है, अल्लाह करे उन्होंने अपनी रस्सियां खोली हों। हाँ, उनके साथ वाकई ज्यादती हुई है। तुमने उनके साथ जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हो सका। कौन सा वादा? रुस्तम ने पूछा। तुमने उनसे कहा था कि उनकी बकरियां सही सलामत मिल जाएंगी। हाँ, ये वादा वाकई पूरा नहीं हो सका। पुलिस वालों के ब्रेस्ट से 4 बकरियां तो जरूर जान से गई होंगी। ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना बकरियों के साथ ही लेट जाने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचो। मुझे नहीं लगता कि हम अगले 1-2 दिन तक यहाँ से निकल सकेंगे, बल्कि शायद ज्यादा दिन लग जाएं। रुस्तम ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हमने कौन सा गड्डी चढ़ना है। सोने के लिए जगह मिल गई है। 1-2 बोरियां फाड़ कर खुश्क मेवा खाते हैं और जान बनाते हैं। रियाज हिटलर जैसे बंदे से टक्कर लेने के लिए पिंडे में गर्मी तो पूरी होनी चाहिए ना। गर्मी तो पूरी से भी ज्यादा है, लेकिन गर्मी दिखाने के लिए हालात साजगार नहीं है। चलो, जब तक हालात साजगार नहीं होते मैं सो लूंगा, गोरा ने जमाई लेते हुए कहा। ऐसे मखदूस हालात में नींद का आ जाना गोरा की लापरवाही और बेजिगरी का मजर था। वो देख रहा था कि बोरियों के दरमियान इस मुख्तसर खला में रुस्तम के साथ सोना उसके लिए आसान नहीं था। एक तरफ बोरियों के ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह मौजूद थी। गोरा ऊपर चढ़कर लेट गया। थोड़ी सी देर में रुस्तम उसकी बूझल सांसों की आवाज़ तसलसल से सुन रहा था। रुस्तम भी बादामों की बोरियों से टेक लगाकर बैठ गया और पेश आमदा हालात के बारे में सोचने लगा। इसकी छठी इस कह रही थी कि इस वक्त वो और गोरा पुलिस के एक वसी घेरे के अंदर है। इनसे लड़े भिड़े बगैर यहाँ से निकलना आसान नहीं था। पता नहीं कब इसी तरह बैठे बैठे इसकी पलकें बोझल हो गई और वो सो गया। भरा हुआ कोल्ड पिस्टल इसकी चोरी में था। इसकी आंख किसी की आमद के सबब खुली। ये मेरा थी। उसकी आमद के साथ ही खुशबू का एक तेज झोंका अंदर दाखिल हो गया। वो लालटेन थामे रुकू के बल चूक कर आ रही थी। खुले गले के रेशमी कुर्ते में उसका गैर मामूली जिस्म नुमाया था। वो खेत में मजदूरी करने वाली एक सख्त जान लड़की थी, पुरकशिश लेकिन जफाकश जिस्म की मालिक। उसके दूसरे हाथ में एक पोटली सी थी। वो रुस्तम के करीब आ बैठी। रुस्तम को तनहा देखकर उसकी आंखों में हैरत उभरी। तुसा का साथी की तरह है? उसने सरगोशी में पूछा। वो बोरियों पर चढ़कर सो गया है। रुस्तम ने जवाब दिया, मैं तो ब्याह वाले घर से तुसा दोनों के लिए रोटी लेकर आई हूँ, उसने कहा और खाने की महकार देती हुई पोटली खोलती। ये 3 शापर बैग थे। एक में नमकीन चावल, दूसरे में गोश्त का सालन और तीसरे में हलवा था। हलवे की खुशबू बता रही थी कि ये सेवड़ी हलवा है। मैदे और गूंद से तैयार किया गया ये हलवा मुकामी लोगों की पसंदीदा तरीन डिश था। पोटली में स्टील की 2 प्लेटें और चम्मच भी था। मेरा निकामते हाथों से ये चीज़ें रुस्तम के सामने परोसी और उससे कहा कि वो अपने साथी को भी खाने के लिए जगा ले। रुस्तम जानता था कि गोरा शराब का पौवा पीकर सोया है
वो आसानी से जागने वाला नहीं था। उसने गोरा के हिस्से का खाना एक तरफ निकाल दिया। ये किसकी शादी है? रुस्तम ने मेहरा से पूछा। शादी तो 3 दिन बाद है जी, ये तो छक वर्ताने की रस्म थी। चाचा जाफर अपने पुत्र दा विआह बड़ी धूमधाम से कर रहे जी, और चाचे जाफर को तुसा भी थोड़ा बहुत जानते हो। मैं जानता हूँ, हाँ जी, तुसा को शायद याद ना हो, 2.5-3 साल पहले तुसा ने चाचे जाफरी की दी की शादी में बड़ी मदद की थी। शादी से 4 दिन पहले चोर उस बेचारी के दाज जेज का सारा सामान ले गए थे। चाचा जाफर रोता कुरलाता रह गया था। तुसा की कोशिश से गुजरात के नामी चोर कालू जहां ने रातों रात सारा सामान वापस चाचे जाफर के घर पहुंचाया था और चाचे के पैरों को भी खत लगाया था। मुझको चंगी तरह याद है, सारी डोक ने तुसा की वाह वाह की थी। रुस्तम जवाब में बस सर हिलाकर रह गया। उसे मोरा के अंदाज से कोफ्त हो रही थी। वो अजीब नजरों से रुस्तम को देखती थी जैसे वो कोई आसमानी मखलूक हो। रुस्तम से बात करते उसके होंठ सूख सूख जाते थे। रुस्तम ने मौजू बदलते हुए पूछा, बाहर का क्या हाल है? कोई पुलिस का बंदा तो नहीं आया डोक में? जवाब में मेरा ने जो कुछ बताया उससे पता चला कि बाहर हालात ठीक नहीं है। पुलिस ना सिर्फ डोक के अंदर आई है बल्कि आस पास भी घूम रही है। 6-7 घरों की तलाशी भी हुई है। यह घर उसी गली में थे जहां चौकीदार सिराज ने रुस्तम और गोरा को देखा था और रुस्तम ने सिराज के चेहरे पर जोरदार चांपड़ मारकर उसे गिराया था। मेरा ने बताया कि एक बड़ा थानेदार 10-15 सिपाही इस वक्त भी डोक में मौजूद हैं और सिराज वगैरह से पूछगछ कर रहे हैं। बात करते करते वो एक बार फिर बड़े ध्यान से और बेहद सताइशी नजरों से रुस्तम को देखने लगी। रुस्तम ने झुंझलाकर कहा, क्या मेरे मुंह पर कुछ लिखा हुआ है? वो पहले घबराई फिर शर्माई। लालटेन की रोशनी में उसकी नाक का कोका और बड़े बड़े झुमके चमके और उसने निगाह झुका ली। वो आमते हुए लहजे में बोली, तुसा मानो या ना मानो पर मैं जान गई हूं कि तुसा रुस्तम सियाल हो। मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक दिहाड़े रुस्तम सियाल मेरे घर विच मेरा मेहमान बन के थीवेगा। तू कैसे कह सकती है कि मैं ही रुस्तम हूं? मैंने बड़ी जल्दी तुसा को पहचान लिया था। अब डोग में पुलिस वाले भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बेले के पार तुसा दोनों का पुलिस के साथ जोर का मुकाबला हुआ है। वो तुसा के साथी का नाम गोरा बता रहे हैं। मेरा तू जो कुछ हमारे लिए कर रही है उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, लेकिन हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहते। बस कल का दिन किसी तरह गुजर जाए फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं जी नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता। अभी तुम्हारा बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। अभी तुसा दोना सुकून से यहाँ रहो। उसने नफी में सर हिलाया और उसके झुमके लहराने लगे। रुस्तम ने कहा, तेरे घर वालों को पता है कि तूने हमें यहाँ छुपाया है? नहीं जी, मैंने किसी को शक नहीं पड़ने दिया। वैसे भी मेरी सास तो आंधे साथ ही सो वंजी है। सास तो आते ही यानी सो गई है। सोरा जी शादी वाले घर में है, बाकी रहा बैंडा खावन तो वो हो या ना हो एक जैसा है। आखिरी अल्फाज कहते कहते तनुमन मेरा के तनुमन चेहरे पर अजीब सी उदासी नजर आई। क्यों, तुम्हारे खामन को क्या हुआ है? जवाब में मेरा ने जो कुछ बताया उसका खुलासा ये था। उसका खामन जफरी पैदाइशी नखौटा था। यह मेरा का दूर का रिश्तेदार भी था। मेरा ने अपना 8 तोले तलाई जेवर बेचकर एक खेती जफरी को लेकर दी थी। उस जमीन पर जरा सी मेहनत की जाती तो वो खुशहाल हो जाते, लेकिन जफरी ने आबाद जमीन को बर्बाद किया। अब वो खुद भी बर्बाद था। उसे बुरे यारों की सोबत में हिरवन का नशा लग गया था। अब वो किसी काम काज का नहीं था। डोग के सरपंच दोसा के डेरे पर बैठा रहता था। सरपंच के डेरे ही से उसे हिरवन भी मिलती थी। कभी कभी वो नशे में डेरे पर भी मदहोश पड़ा रहता था। मेरा उसे घर लाने के लिए डेरे पर जाती तो सरपंच का छोटा भाई उसे ललचाई नजरों से देखता था। 1-2 बार उसने जफरी के सामने इससे फहश मजाक भी किया, लेकिन जफरी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। अब मेरा ने जफरी के पीछे डेरे पर जाना ही छोड़ दिया। वो काफी देर तक रुस्तम के पास बैठी अपने दिल के फफोले फोड़ती रही। शायद वो कुछ देर मजीद बैठती, लेकिन इसी दौरान में घर के ज़ेरी कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी। वो जल्दी से उठते हुए बोली, कहीं मेरी सस ना जाग जाए, मैं जाती हूँ, मौका मिला तो फिर आऊँगी। उसने लालटेन थामी और रुकू की हालत में चलती हुई वापस चली गई। उसके अल्फाज रुस्तम के कानों में गूंजते रहे, मौका मिला तो फिर आऊँगी। अब रात के 11 बजने वाले थे। अब दोबारा रुस्तम के पास आने का क्या दुख था? क्या वो कल सुबह के हवाले से बात कर रही थी? रुस्तम ने लालटेन की लो बिल्कुल मदम कर दी और मुख्तसर खला में पाँव जरा सुकेड़ कर लेट गया। डोग की तारीख गलियों में आवारा कुत्तों की आवाज़ें थीं और कभी कभी घोड़ों की टापें भी गूंजने लगती थी। कुर्बा-जुवार में सनसनी सी फैली हुई थी। नींद रुस्तम की आंखों से दूर थी। वो जागता रहा और 7-8 फुट ऊपर खुश्क मेवे की बोरियों पर सोए हुए गोरा के मदम खराटे सुनता रहा। उसके सीने में एक नीली आग रोशन थी। वो जल्द से जल्द पुलिस के घेरे से निकलना और पीर कुदरत की अकड़ी हुई गर्दन तक पहुंचना चाहता था। उसके बाद वो सरकारी गोलियों का शिकार भी हो जाता तो कोई परवाह न थी। वो जागता रहा और सोचता रहा। करीबन 1 घंटा इसी तरह गुजर गया।
फिर उस गोदामनुमा कमरे से बाहर चंद आहटें सुनाई थी। रुस्तम कुछ खटक गया। गालिब इम्कान यही था कि ये बेरा होंगी, लेकिन वो किस इरादे से आ रही थी? कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही? कई सवालात इसके जहन में लपक गए। वो आंखें बंद किए सीधा लेटा रहा। दरवाजे का ताला खुला, फिर लालटेन की मदम रोशनी नजर आई। रुस्तम ने आंखों की झुर्री से देखा। वो नवे के जाविये से झुकी हुई थी। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे में कुछ था। कला के अंदर आकर वो सीधी खड़ी हो गई। उसका अंदाज तौबा शिकन था। वह मुंह जोर जिस्म की मालिक थी, लेकिन फिल वक्त कुछ घबराई हुई नजर आती थी। उसने लालटेन नीचे रख दी। उसके दूसरे हाथ में पीतल का लंबा गिलास था। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि इसमें दूध होगा। उसने आहिस्तगी से गिलास रुस्तम के करीब रख दिया। वो अभी तक जर्क बर्क लिबास में थी। झुमके, कोका, कांठी, चूड़ा, लिपस्टिक और काजल सब कुछ उसके जिस्म का हिस्सा था। रुस्तम को उसकी आंखों में एक अजीब पुरतब्श और खुद फरामोश कैफियत नजर आई। वो आंखें मूंदे बेहरकत लेटा रहा। वो रुस्तम की तरफ देखती रही। उसकी सांस तोंकने की तरह चल रही थी। कुछ देर तक शदीद तजब्जुब में रहने के बाद वो कांपती हुई चुकी। उसने रुस्तम के पाँव का अंगूठा पकड़कर होले से हिलाया। 1 बार 2 बार। रुस्तम ने खुद को सोया हुआ जाहिर किया। उसके करीबी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वो जैसे कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रुस्तम को आवाज़ देकर जगाए या वापस चली जाए। उसकी चोर नजरें, उसकी सांसों की चढ़ी हुई लय और उसके तासात, ये सब कुछ मिलकर उसके अंदर की खास कैफियत की चुगली खा रहे थे। 2-3 मिनट इसी तरह गुजर गए। कमरे के मुख्तसर खला में बेरा के जिस्म और उसकी लिपस्टिक की खुशबू साफ महसूस की जा सकती थी। आखिर देर तक किचकिचाने के बाद वो दबी दबी लर्जा आवाज में बोली, तुसा सो गए हो? रुस्तम बेहरकत लेटा रहा। वो चंद सेकंड मजीद बैठी रही, तब उसने लालटेन उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद रुस्तम दरवाजे को कफल चढ़ने की मदम आवाज सुन रहा था। अगले रोज वो सुबह सवेरे चली आई। गोरा खुनूस सो रहा था। रुस्तम अभी अभी बेदार हुआ था। वो नाश्ता लेकर आई थी। एक चंगेर में मकई की सूंदी सूंदी खुशबू वाले बड़े घेरे की रोटी थी। साथ में दही था और अंडों का आमलेट था जिसमें प्याज डाला गया था। आम का रवायती अचार भी नाश्ते का हिस्सा था। रुस्तम ने कहा, तुम बड़ी जल्दी आ गई हो। मेरे साथी ने तो अभी रात का खाना भी नहीं खाया। क्यों? वो मासूमियत से बोली। वो बहुत ज्यादा सोता है। पर तुसा तो नहीं सोते, तुसा नाश्ता कर लो। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, रुस्तम ने कहा। फिर जरा वक़ुफ़ से बोला, बाहर का क्या हाल है? वो एकदम गुमसुम हो गई। रुस्तम ने दोबारा पूछा तो उसने बताया कि बाहर मामला ठीक नहीं है। डोग के अंदर भी थोड़ी बहुत पुलिस है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा है। आसपास के टीलों और दरों पर ये लोग फैले हुए हैं। उनके पास बूगीर कुत्ते भी हैं। यूं लगता है कि उन्होंने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। रुस्तम के अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे थे। उसे पहले ही अंदेशा था कि टाइम जितना ज्यादा गुजरेगा, डिप्टी रियाज उतनी ज्यादा नफरी यहाँ जमा करने में कामयाब हो जाएगा। वो खामोशी से सोचता रहा। मेरा भी टेक लगाए बैठी रही। ऊपर बोरियों पर गोरा के मदम खराटे सुनाई दे रहे थे। अचानक रुस्तम ने देखा कि मेरा रो रही है। आंसू उसके सेहतमंद चिकने रुखसारों पर फैल रहे थे। क्या हुआ? रुस्तम ने पूछा। कुछ नहीं, उसने दफी में सर हिलाया। फिर एकदम सारों कितार रोने लगी। उसने बैठे बैठे अपना सर घुटनों पर झुकाया और उसकी हिचकियां उसके पूरे जिस्म को हिलाने लगी। वो अब एक सादा लिबास में थी। एक पतली सी ओढ़नी उसके बारी बरगम बालों को संभालने में नाकाम थी। क्या हुआ मेरा? रुस्तम ने पूछा। वो रोते हुए बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तुसी मुझको माफ कर दो। ओ, हुआ क्या है? मेरे दिल में तुसा के बारे में बड़ा बुरा ख्याल आया था। मैंने क्यों सोचा ऐसा? क्यों मेरी मत मारी गई? वो हिचकियों से रोती चली जा रही थी। रुस्तम समझ गया कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे रात के वो खुमार आलूद लम्हात याद आए जब मेरा किसी अजीब लहर के साथ साथ बहती उस नीम रोशन खला में आ गई थी। तब वो सो रही थी, ना जाग रही थी, ना होश में थी, ना बेहोश थी। उसकी आंखों में एक अनोखा रेला था। उसके चेहरे पर एक अनजानी कैफियत थी। हाथों में दूध का गिलास लिए अपने जर्क बर्क कपड़े और गहने चमकाती वो न जाने किस ख्याल के तहत यहाँ आई थी और फिर जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी। अब जो कुछ वो बता रही थी उसके अंदर की साफ कोई और सच्चाई का खुमास था। वो ये सब कुछ ना भी बताती तो उससे कोई पूछने वाला ना था, लेकिन वो इतनी सादा और शफाफ थी कि यह बात बेसाख्ता उसकी ज़बान पर चली आई थी। रुस्तम ने उसे मजीद कुरीदना मुनासिब ना समझा। वो घुटनों पर सर झुकाए थोड़ी देर सिसकती रही। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अचानक आगे झुककर रुस्तम के दोनों पाँव को हाथ लगाए और मुड़कर तेजी से वापस चली गई। रुस्तम अपने पाँव को समेटने के सिवा और कुछ ना कर सका। ऊपर से गोरा की नींद में डूबी हुई आवाज आई, लाले दी जान, क्या वक्त हो गया है? तेरे मरने का वक्त हो गया है। बहुत सारी पुलिस ने घेरा डाला हुआ है इलाके को। हो तो फिर क्या, मरने मारने का सवाद तो आएगा ना, गोरा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अंगड़ाई लेते हुए उसका हाथ शायद किसी दीवार से टकराया था। उसे मुंह से हल्की सी करा निकली।
फिर वो बोरियों से फिसलता हुआ नीचे आ गया। उसका हाथ सूजा हुआ था, लेकिन उसे मुत्तलिक परवाह न थी। वो नदीदों की तरह रात के खाने और सुबह के नाश्ते पर टूट पड़ा। साथ साथ वो खोजी नजरों से रुस्तम को देखता भी चला जा रहा था। रुस्तम भाई, यहाँ तो बड़ी खिदमतें हो रही हैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ मेरी भी। क्यों इन खिदमतों से तुझे कोई तकलीफ है? लाले दी जान, मुझे लगता है कि ये कुड़ी तेरी बड़ी मदा है। शायद इसने तेरे बारे में बहुत कुछ जान रखा है। रात को नींद में भी ऐसे लग रहा था कि ये तेरे पास बैठी बातें कर रही है, हंस रही है, चूड़ियां छनका रही है। क्या ये रात को यहीं पड़ी रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है, रुस्तम ने उसे डांटा। दिमाग तो ठीक है, लेकिन हार्ट ठीक नहीं है लाले दी जान। पूरे बाजू में तड़ाटें पड़ रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब जो कुछ भी होना है जल्दी से हो जाए। हम 8-10 पुलिस वालों को मार कर यहाँ से निकल जाएं, या फिर ये पुलिस वाले हमारा काम तमाम कर दें। गोरा खाता रहा और साथ साथ बातें भी करता रहा। बादामों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। रुस्तम और गोरा ने अपने हथियार साफ किए, खाली मैगजीन गोलियों से भरे और फिर अपने आप को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार करने लगे। उन्हें हरगिज ये गवारा नहीं था कि खुश्क मेवों से भरा हुआ ये कमरा उनके लिए चूहे दान साबित हो जाए। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था और पुलिस का घेरा तोड़ने के लिए हाथ पांव चलाने थे। दोपहर से जरा पहले किसी करीबी घर से गाने बजाने की आवाज़ें आने लगी। कमरे में एक रोज़न मौजूद थी। रुस्तम ने 3-4 बोरियों पर चढ़कर रोज़न में झांका तो उसे कुछ ही फासले पर एक घर का सेहन नजर आया। ये शादी वाला घर ही था। वह रंग बिरंगी जड़ियाँ लगी हुई थी, ढोलक बज रही थी, कुछ लड़कियाँ और औरतें नाच रही थी। एक लड़की ने लड़के का बेस बदल रखा था, सर पर पगड़ी, मर्दाना लिबास, मसनूई मूंछे और हाथ में लाठी। वो एक लड़की की बाहों में बाएं डाल के नाच रही थी। फिर उसने लड़की को बाहों में भरा और उसका मुंह चूमने की कोशिश की। लड़की ने शर्माकर चेहरा घूंघट में छुपा लिया। औरतें और लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। नकली लड़का कुछ देर तक असली लड़की से दस्तराजी करता रहा। फिर वो दोनों एक तरफ हट गए। टेप रिकॉर्डर पर इंडियन गाना गूंज रहा था। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सज्जन, मजबूरियां हैं। एक दरमियानी उम्र की मोटी औरत गाने पर रक्स करने लगी और दीगर खवातीन तालियां बजाने के साथ साथ कहके बरसाने लगी। फिर कुछ लड़कियों ने एक और लड़की को धकेल कर नाचने पर मजबूर कर दिया। ये मेरा थी, ऊंची लंबी दरेक जैसी, मजबूत लेकिन लचकदार। वो पहले तो शर्माती रही, फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। बेशक उसमें एक तहकानी कशिश थी। रुस्तम को उसके मदकूक नशई शोर का ख्याल आया और जिंदगी की शदीद नाहमवारी का एहसास हुआ। अब टेप पर गाना चल रहा था। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे रह रह कर तड़पाए। वे तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जावे। मेरा अपने मेहंदी लगे पाँव के साथ रेतली जमीन पर नाचती रही और उसके बालों का जूड़ा ढीला होता रहा। दोपहर के वक्त मेरा एक बार फिर खामोशी से बालाई कमरे में आई। इस मरतबा छोटी बच्ची उसकी गोद में थी। वो प्यारी सी बच्ची थी और किसी नन्ही बछड़ी की तरह बार बार मेरा के नातवा सीने पर मुँह मार रही थी। मेरा एक बार फिर खाना लेकर आई। अब खाने में बाजरे और गंदम को मिलाकर पकाई गई खस्सा रोटी थी, साथ में साग था। दूध की मोटी मलाई थी जिसमें शक्कर डाली गई थी। साथ में ढोडा था जिसे वादी सोन की मरगूब स्वीट डिश कहा जा सकता है। बेरा की मुट्ठी में किसी पुराने अखबार का छोटा सा तराशा दबा हुआ था। उसने लरज़ते हाथों से तराशा रुस्तम के सामने खोला और बोली, ये देखें, ये तुसा की तस्वीर ही है ना। रुस्तम ने देखा, ये 3-4 साल पुरानी तस्वीर थी। मेरा ने पता नहीं कहाँ से ली थी और क्यों कर संभाल कर रखी हुई थी। रुस्तम ने तस्वीर फाड़ कर फेंक दी। मेरा का चेहरा उतर गया। ऐसी चीजें पास नहीं रखते, मुसीबत गले पड़ती है, वो बेजार लहजे में बोला। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, शायद तुसा को पता ना हो, तुम्हारी ऐसी तस्वीरें यहाँ कई लोगों के पास मौजूद होंगी। लोग तुसा से प्यार करते हैं। गोरा ने जरा आंखें निचार कर कहा, लाले दी जान, मैंने कहा था ना कि लोग तुसा से बड़ा प्यार करते हैं। रुस्तम ने अपनी छोटी छोटी खुशनुमा दाढ़ी में उंगलियां चलाई और जरा घूर कर गोरा को देखा। मेरा अपनी बच्ची को कंधे से लगाकर इलकोरे देते हुए बोली, तुसा दोनों से एक बात करनी थी। हाँ कहो, रुस्तम ने जवाब दिया। मैंने एक बंदे से बात की है, वो तुसा दोनों को हिफाजत के साथ पुलिस के घेरे से निकाल सकता है। कौन है वो? बस है एक, तुसा उसको नहीं जान दे। वो इस इलाके का कीड़ा है, ऐसे ऐसे चोर रस्ते जानता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि मेरा कुछ कहती, सीढ़ियों की तरफ से उसके नशई खावन जफरी की बीमार आवाज सुनाई दी। मेरा किधर मर गया है? ओ मेरा। मेरा जल्दी से उठते हुए बोली, जफरी आवाजें देता, इधर कोई आ रहा है। मैं चलती हूँ, बस तुसा दोनों आज रात के लिए तैयार है ना। वो ये कहती हुई दरवाजे की तरफ निकल गई। ये क्या कह गई है? गोरा ने पूछा। वक्त आने पर ही पता चलेगा, रुस्तम ने कहा। रुस्तम भाई, कोई चाल ना हो हमारे लिए। चालें चलने वाली लगती तो नहीं है, रुस्तम ने कहा। शाम के साए ढल गए और वादी सून की तवील सुनसान रात सर पर पहुंच गई, लेकिन ये बाजार जितनी सुनसान और खामोश दिखाई देती थी उतनी थी नहीं।
इसके सीने में हलचल थी और वाकयात थे, वाकयात जिनके असबाब टीलों पर बिखरे हुए थे और झाड़ियों में घात लगाकर बैठे हुए थे। एक छोटी चमगादड़ न जाने कहां से कमरे में घुस आई, कुछ देर इधर उधर सर पटकती रही, फिर बाहर निकल गई। शादी वाले घर से बर्तनों के टकराने और बच्चों के चहकारने की आवाजें आ रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे को सिरकता रहा। कमरे के एक रोजन में से दूर कुछ टीलों का बालाई किनारा नजर आता था। तारीकी और सर्दी में डूबा हुआ किनारा, उस किनारे पर रुस्तम और गोरा को कभी कभार जुगनू से चमकते नजर आते थे। ये जुगनू दरअसल मौत के वो खरकारे थे जो इस वीराने में रुस्तम और गोरा के लिए घूम रहे थे। पुलिस मुकाबला किया गया था, पुलिस पार्टी पर दस्ती बम फेंका गया था और डिप्टी रियाज जैसे पुलिस ऑफिसर से बराह रास्त मारा मारी की गई थी। ये सब कुछ मामूली नहीं था। अचानक रुस्तम को आहट महसूस हुई। इसे लगा कि कमरे के दरवाजे के बिल्कुल कोई पास मौजूद है और वह जो कोई भी था दबे पांव चलता हुआ यहाँ पहुंचा था। ये कौन हो सकता था? बेरा का शोर या सुसर या फिर उसकी सांस। इन दूर दराज इलाकों में लोग रात को बहुत जल्द सो जाते हैं। अब करीबन सोने का वक्त हो गया था। रोशनियां बुझाई जा रही थी, गलियों और रास्तों से आने वाली आवाजें कम हो गई थी। रुस्तम को अजीब सा शुबा होने लगा। इसकी छटीस गवाही दे रही थी कि इसके कमरे के बाहर कुछ हो रहा है। अपने कोल्ड पिस्टल पर इसकी ग्रिप्स मजबूत हो गई। गोरा भी इस सूरत हाल को महसूस कर चुका था। अपनी 222 उसने गोद में रखकर उसका सेफ्टी कैच हटा लिया। चंद मिनट मजीद गुजर गए। रुस्तम के हसास नतनों ने महसूस किया कि दरवाजे के आसपास जो शख्स मौजूद है वो सिगरेट फूंक रहा है। वो दोनों दमसाते बैठे रहे और तेल की धार देखते रहे। करीबन 10 मिनट बाद यूं लगा कि वो शख्स दरवाजे पर से हट गया है और इर्द गिर्द खामोशी छा गई। रुस्तम ने लालटेन बुझा दी। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रुस्तम ने गोरा के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूं, पर दरवाजा तो बंद होगा।